हेलो एमबीके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि सेक्रेट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टाइटल है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हमने बात की थी एस ब्लॉक एलिमेंट की एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन है। देखो, the elements that possesses partially occupied d orbitals, ऐसे एलिमेंट्स जो partially occupied करते हैं d orbitals को, उन एलिमेंट्स को हमने इंक्लूड किया d ब्लॉक एलिमेंट्स में। इधर चाहे वो एटॉमिक स्टेट में हो या फिर वो आयनिक स्टेट में हो। आयंस आप फेमिलियर होंगे आयंस से कि आयंस किसे कहते हैं। अगर किसी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाए तो हम इसको आयंस कहते हैं। आर कॉमनली रिफर्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हम कॉमनली उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और दूसरा नाम देते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हम उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एंड ट्रांजिशन का मतलब होता है बिटवीन। These elements are positioned in mid-section of periodic table, are good recognized for their intermediate characteristics between S block element and P block element. जो D block elements है हमने उनको periodic table के मिडिल सेक्शन में रखा हुआ है, जो रिकग्नाइज किए जाते हैं इंटरमीडिएट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में। हम ये भी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाते हैं। द एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। या फिर हमने पहले भी मैंने आपको ये बताया कि हम उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं बिकॉज दे possesses partially filled the electrons in their valence shell। पहले भी हमने इसको देखा कि ये पार्शियली ऑक्यूपाइड करते हैं डी ऑर्बिटल्स को। ठीक है, these elements hold considerable significance across numerous domains of chemistry and industries due to their versatile oxidation state, catalytic activity, alloy forming ability, color complex forming of ability, magnetic behavior and इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें कह रहा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली सिग्निफिकेंट रखते हैं इंडस्ट्रीज एंड डोमेन्स ऑफ केमिस्ट्री में। क्यों? इन प्रॉपर्टीज की वजह से, जिसमें इंक्लूड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कैटालिटिक एक्टिविटी, एलोइंग फार्मिंग एंड एबिलिटी होती है उनको कलर्स कॉम्प्लेक्स की, एंड फार्मिंग एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस किया है तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। द यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड broad range of oxidation state exhibited by these elements make significant contributions to advancement technology in industry and various scientific field। यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी की वजह से एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये जो एलिमेंट्स है ये एग्जिबिट करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री में एंड वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स में। दीज आर टोटल 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मेन पॉइंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 4 मेन सीरीज होते हैं जिसमें वो फाउंड होते हैं 4th, 6th एंड 7th पीरियड्स में। ठीक है, देखो फर्स्ट हम बात करेंगे 3D सीरीज की। दिस 10 एलिमेंट्स, इसमें 10 एलिमेंट्स सीरीज होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं फोर्थ पीरियड में एंड इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। ओके, दिस नोन एज डी सीरीज। एंड उसके बाद 4D सीरीज है। इस 4D सीरीज पे क्या होता है, देखो दिस सीरीज in placed 5th period and consist of elements from therium,
कैनेडियम, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। एंड 5D सीरीज, दिस सीरीज सिचुएटेड इन 6th पीरियड, और ये 6th पीरियड में सिचुएटेड होते हैं। एंड इसमें एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं लेंथिनियम से लेकर मर्क्यूरी तक के दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वो इंक्लूड है 5D सीरीज में। एंड लास्ट में सीरीज है 6D सीरीज। दिस सीरीज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एक्टिनियम टू कॉपरनिकम, ठीक है, ये एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं 6D सीरीज में। तो व्यूअर्स ये थी डीवेलोप एलिमेंट्स की सीरीज जो कि हमने इसको देखा यहाँ पर। लेकिन 2 पॉइंट्स है यहाँ पर, देखो हमने देखा कि डीवेलोप एलिमेंट्स को हमने नाम दिया आउटर ट्रांजिशन वेलोप का, जबकि जो एफवेलोप एलिमेंट है इनको इनर ट्रांजिशन वेलोप कहा जाता है और ये पास मेडिकल टेस्ट में एट्रीब्यूट पूछा गया है, तो इसे आप नोट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं टाइपिकली एग्जिबिट करते हैं मेटालिक लस्टर, शाइनी अपीयरेंस, दे पोजेसेस हार्डनेस, वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, हाई डेंसिटी रखते हैं एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हम मेटल्स पे भी देखते हैं। तो ये जो डीवेलोप एलिमेंट्स होते हैं इसमें ज्यादातर मेटल्स ही मिलते हैं। These elements also have elevated melting point and boiling points भी elevated होते हैं, being situated in middle of the periodic table. Their atomic radii fall within the intermediate range and neither excessively large or small. एटॉमिक रेडिया जो होता है डेवलप एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक टेबल के मिडिल होने की वजह से वो इंटरमीडिएट रेंज में होते हैं। वो ना वो लार्ज होते हैं और ना वो स्मॉल होते हैं। ओके बस आगे बढ़ते हैं। The general physical properties of the first series outer transition element summarized in ये पहले सीरीज की आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको समराइज किया गया यहाँ पर। अपने टेक्स्ट बुक में से देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इनमें से एमसीक्यूज आते नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। जो पहला पीरियड है वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें 2 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि हाइड्रोजन एंड लिथियम होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 8 एलिमेंट कंप्राइज होते हैं, जो कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड है पीरियोडिक टेबल का, और इसमें 18 एलिमेंट्स कंटेन होते हैं। जो 6th पीरियड है ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है पीरियोडिक टेबल का, और इसमें 32 एलिमेंट्स कंप्राइज होते हैं। जो लास्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और ये पास मेडिकल टेस्ट में ये भी एमसीक्यू पूछा गया है, इसे भी नोट कर लें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। डीवेलोप एलिमेंट्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ इन आउटर मोस्ट एंड सेकंड आउटर मोस्ट शेल पेनल्टीमेट। हमें पता है कि डीवेलोप एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 होते हैं, ठीक है। एक आउटर मोस्ट शेल एंड दूसरा सेकंड आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं। Therefore, the general valence electronic configuration of these elements represented by जो developed element की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। देखो n-1 d1 to 10 इलेक्ट्रॉन से ns1 to 2, ठीक है। वह जो यहाँ पर ये जो n है इज अ आउटर मोस्ट शेल होता है, और ये n-1 है इज अ पेनल्टीमेट शेल, जो कि सेकंड आउटर मोस्ट शेल। In the context of electron configuration of a 3D series, the filling electrons out in a sequential manner across the row scandium to zinc। हम 3D सीरीज की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो वो फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सीक्वेंशियल मैनर में, जो कि रोज में होते हैं स्कैंडियम टू
zinc. Typically, the 4s orbital is filled parallel to the 3d orbitals. जो 4s orbitals होते हैं वो filled होते हैं 3d orbitals में. This pattern follows the guidance set forth by अफुगू principle. और ये जो गाइडलाइंस है ये फॉलो करती है अफुगू प्रिंसिपल को, और अफुगू प्रिंसिपल को हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और आप उन्हें देख सकते हैं. तो देखो मजीद इसके हवाले से, however there are exceptions observed in chromium and copper where the electron is transferred from 4s orbital to 3d orbital in order to achieve more stable arrangement. जबकि यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि क्रोमियम एंड कॉपर के दरमियान में इसमें क्या होता है कि 4s ऑर्बिटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं 3d ऑर्बिटल्स में इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए. क्रोमियम कंटेन्स 4 सिंगल पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3d ऑर्बिटल्स while therefore one electron of 4s orbital jumps into 3d orbitals to make it half filled and reaches the more stable electronic configuration जो कि 4s1 to 3d5 होता है. इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा. देखो क्रोमियम कंटेन्स होते हैं 4 सिंगल पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स पर, और इसमें मजीद ये कह रहा है कि 4s ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करता है 3d ऑर्बिटल्स की तरफ और वो हाफ फील्ड को रीच करता है एंड वो ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाते हैं एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 तो 3d5 होता है. क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं. A similar pattern is observed in this case of copper. Copper में भी similar ही pattern observed किया जाता है where 4s electron is excited. इसमें भी जो 4s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, जंप करते हैं एंड मूव करके जाता है फ्रॉम इनटू 3d ऑर्बिटल्स की तरफ. रिजल्टिंग में क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड 3d सबशेल. और यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है वो हाफ फिल्ड हो रहा था, ठीक है. और जब कॉपर की हम बात करेंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा 3d सबशेल में. The electron rearrangement makes more stable configuration of copper. ठीक है, वो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा स्टेबल कर देता है जो कि 4s1 तो 3d10 हो जाता है. ये इनमें की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है. अकॉर्डिंग टू अफुगू प्रिंसिपल हम इसको इस तरीके से फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को. देन नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी. बाइंड का मतलब होता है आपस में मिला के रखना. एनर्जी तो देखो इसको, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बॉन्ड सिस्टम सच एज एटम्स, न्यूक्लियर और पार्टिकल्स. एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि एटम, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल की अगर हम बात करें तो it represents the strength of attractive force hold the system together. दरअसल ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को, जिस फोर्स से एटम अपने आप को होल्ड करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स हैं और इन एटम्स के दरमियान फोर्स है. ये फोर्स के दरमियान फोर्स की वजह से ये आपस में बाइंडिंग होते हैं. तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी. डी ब्लॉक एलिमेंट्स पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ये हमने पहले भी देखा है, विच कंट्रीब्यूट टू देयर यूनिक प्रॉपर्टी. ये यूनिक प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूट करता है. देयर बाइंडिंग एनर्जी इज हायर. इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है देन अदर एलिमेंट्स से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स. क्योंकि
इन डीवेलप ऑर्बिटल्स में जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो हमें बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। इन डीवेलप एलिमेंट्स की ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। दो रीजन है इसके। पहले ये कि उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगी, तो उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी वो भी इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, डिक्रीज होता है। स्ट्रोंगर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर, रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव देम। जो स्ट्रोंगर पॉजिटिव चार्ज होती है वो डी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। डाउन अ ग्रुप, अगर अब हम बात करेंगे ग्रुप की, पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे पेयर्स की, पेयर्स में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, तो कॉमन सेंस की बात है, तो ग्रुप में डाउन द पीरियड जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। मजीद देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी टेंड्स टू डिक्रीज, ठीक है। इन डीवेलप्ड एलिमेंट्स में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होती है, दिस बिकॉज इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। क्यों? क्योंकि हमने पहले बात की थी एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एंड शील्डिंग अफेक्ट की वजह से जो शील्डिंग अफेक्ट है ये रिड्यूस होता है एंड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर अफेक्ट करता है। फील्ड बाय आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग देम इजियर टू रिमूव। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस एटम से इजीली रिमूव हो जाते हैं बाहर तरफ। ओके, दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। एंड उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर टॉपिक आया है तो इसको भी हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्प्लेस by transition elements are recognized as one of their distinctive properties। ये भी एक distinctive properties होती है developed element की। The oxidation state of transition metals ions in the range +1 to +7 तक के इसकी रेंज होती है। मोस्टली मेटल आयन की बात कर रहा है। This variation is due to the very small energy difference between 3d and 4s orbitals। ये वेरिएशंस क्यों होते हैं एलिमेंट्स के दरमियान? ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस की वजह से, जो कि 3d एंड 4d ऑर्बिटल्स में। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d एज वेल एज 4s ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो 3d एंड 4s ऑर्बिटल हैं ये बॉन्ड को बनाने में टेक पार्ट करते हैं। The oxidation state of 3d series of transition elements increase from scandium to manganese। ठीक है, इसमें कह रहा है जो 3d सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है स्केडियम से मैग्नीज की तरफ एंड देन डिक्रीज, उसके बाद ज्यादा देखो जिंक की तरफ वो डिक्रीज होगी, मतलब एक्सेप्शन है। एक बार फिर से सुने, स्केडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, जबकि मैग्नीज के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की तरफ डिक्रीज होती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज +2। ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो +2 होती है एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 फॉर मैग्नीज। ठीक है, हम उसको टेबल में देखेंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, तो ये इतना टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी। ये भी यूनिक प्रॉपर्टी होती है डेवलप्ड एलिमेंट्स की। Transition elements are well known for their significant catalytical activity
जो डिवेलप एलिमेंट्स होते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है एज अ कैटालिटिकल एक्टिविटी में। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स सर्व एज कैटालाइट्स इन न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। हमने ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में जो कैटालाइस्ट देखते हैं वो दरअसल बिलोंग करते हैं डिवेलप एलिमेंट से, एंड उसके कंपाउंड्स भी कैटालिटिक तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम फेमिलियर हैं निकल से, निकल इज कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है एंड यूज्ड इन एडिशन रिएक्शन फॉर एल्कीन, ठीक है। एंड आयरन इज अ कैटालिस्ट जो कि इस्तेमाल किया जाता है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाइपर प्रोसेस में, ओके। एंड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये कंपाउंड है जो कि बिलोंग करता है डिवेलप एलिमेंट से, ये भी कैटालिटिक तौर पर काम करता है एंड इसका जो इस्तेमाल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। और हमने पहले ये देखा कि कांटेक्ट प्रोसेस से हमने सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरीके से मैन्युफैक्चर करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम pentaoxide. The property of transition metals to serve as catalyst can explained by following factors. Following factors में हम property of transition metals को as a catalyst के तौर पर explain करेंगे, लेकिन उसको explain करने से पहले हम थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं। देखो, रुबिडियम एक एलिमेंट है जिसकी सिंबल है Ru। This is a catalyst being explored for water splitting reaction में ये इन्वॉल्व होता है और इसकी इन्वॉल्यूशन होती है कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन। ये वाटर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है एंड ऑक्सीजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। These catalysts plays a virtual role in renewable energy technologies like hydrogen production and fuel cells में। इस कैटालिस्ट का जो ज्यादातर रोल होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्निक्स में होता है, जैसे कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड फ्यूल सेल्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस दो रीजंस की, 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ये देखा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो डिफरेंट थी, वेरिएबल थी। दे कैन इजीली विथड्रॉ और लेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम reagents to form unstable intermediate which then changes into final product। और ये easily withdraw इलेक्ट्रॉन से reagent से जो कि unstable intermediate से change होते हैं into final product में। This is the first point। and second point में ये कह रहा है the surface of transition metals offer many active sites where the reactant molecules can absorb। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटल होते हैं उनका जो सरफेस होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो एक्टिव साइट्स होता है जिससे वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। उसके बाद इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डिवेलप एलिमेंट्स। Atoms, ions or molecules when exposed a strong external magnetic field exhibit two distant behavior। जो एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्सपोज होते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो दो डिस्टेंस बिहेवियर्स को एक्सपोज करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं। ईदर दे आर वीकली अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। अगर वो वीकली अट्रैक्ट करें या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखो, the substance that are attracted by magnetic field are called paramagnetic substance। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट किए जाते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए जाते हैं, मतलब खींचे जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड दोज विच आर रिपेल्ड, और जिन सब्सटेंस को रिपेल किया जाता है, पीछे पुश किया जाता है बाय मैग्नेटिक फील्ड से, दैट्स नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर आयंस शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जो ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो पैरामैग्नेट होते हैं। इसका मतलब ये कि वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ दीज
elements possesses one or more unpaired electrons, and spinning the unpaired electrons generate a magnetic moment. इसीलिए जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो पजेस करते हैं ज्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एंड स्पाइनिंग करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एंड जनरेट करते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट. दिस मैग्नेटिक मोमेंट पास द आयंस इंटरएक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यही इस ये गाज बनता है इंटरएक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पैरामैग्नेटिज्म को. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मोर प्रोनाउंस. जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, ज्यादा डिस्टिंक्ट है इन द मिडिल ऑफ 3D सीरीज में ड्यू टू द मैक्सिमम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि डी सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा हाईली स्पिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाउएवर जिंक इज डायमैग्नेटिक सिंस, जबकि जो जिंक है वो डायमैग्नेटिक है. इट लेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डी ऑर्बिटल्स. डी ऑर्बिटल्स में इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से लेक होता है. तो व्यूअर्स, हियर हमने डी ब्लॉक और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एंड फाइनली हमने इंटरमीडिएट क्लास की केमिस्ट्री को वाइंड अप कर लिया. ओके व्यूअर्स, मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच.